अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक कप्तान, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा भी हैं सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। आप रेडी हैं कल के मैच के लिए? बिल्कुल रेडी है। कल एक बड़ा एक्साइटिंग मैच आपको पता है कि स्टार्ट होना है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज का जो वनडे सीरीज उसका कल बकाया आगाज होना है। अनफॉर्चुनेटली जो T20 सीरीज की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो पिछला मैच था, जो फाइनल जो मैच था, जो कि पाकिस्तान अपने नाम सीरीज कर सकता था, कुछ अपना मुश्किलात कह सकता हूं आपकी बॉलिंग यूनिट में नजर आई। उसके अलावा अगर बैटिंग यूनिट की बात करें, कैप्टनसी में भी आपको पता है बहुत लोग ने तनकीद की, लेकिन हम उसको अपने नाम नहीं कर सके। लेकिन आपको हैट्स ऑफ करना पड़ेगा चैपमैन को, जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर के अंदर आके उन्होंने जो इनिंग्स को संभाला, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि फॉल्टर करी थी न्यूजीलैंड की बैटिंग ऑर्डर। शहीनशाह अफरीदी ने आते ही अपना स्ट्राइक किया, लेकिन बड़े एक जबरदस्त अपना कमबैक चैपमैन की तरफ से आपको जिमी नीशम के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप बनाई थी न्यूजीलैंड के लिए, जो मदद मिली उनको अपना खास करके न्यूजीलैंड को ड्रॉ करने में सीरीज, क्योंकि एक मैच आपको पता है बारिश की नजर हुआ था जो हेलस्टॉर्म पिंडी में हुई थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्राउड आपको पता है बड़ा एक जबरदस्त एक्साइटिंग क्राउड था, जिसपे दोनों टीम्स ने क्राउड को बड़ा अप्रिशिएट किया। इसके अलावा बात करूं तो पाकिस्तान अंडर 19 जोन है वो इस वक्त डिपार्ट करके बांग्लादेश के लिए बहुत अरसे के बाद आपको अंडर 19 पाकिस्तान का टूर नजर आ रहा है। पाकिस्तान शहीद की बात करें, आपको पता उन्होंने भी जिम्बाब्वे खेलने जा रहा है। अगर अंडर 19 टूर की बात करूं तो 30 अप्रैल से लेकर 17 मई तक ये टूर जोन सा बांग्लादेश में खेला जाएगा, जहां पर पाकिस्तान की टीम जोन सी है वनडे T20 और उसके अलावा अपना जो 4 डे एक मैच है वो खेलेगी। 4 डे मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम जब कल शकील शेख साहब से बात कर रहे थे कि खास करके जो हमारे यंगस्टर्स अंडर 19 अंडर 17 की जो एज के लड़के हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो लंबा जो स्पेल होता है वहां पर अपना परफॉर्म करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर भी आती है। चाहे नेशनल टीम की बात करें, कहीं ना कहीं वो चाहे ग्रास रूट लेवल पर बात करें कि जो लिमिटेड ओवर्स है उसको हमने शायद अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया बना लिया है। खास करके PSL की बात करूं कि लड़का 1-2 इनिंग्स में परफॉर्म करता है उसको डायरेक्टली हम ऑप्ट करते हैं पाकिस्तान टीम में, तो फिर कुछ रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं नजर आते, अपना आपको पता है बैकफायर भी करती है आपके डिसीजन, यहां तक कि लोग तनकीद करते हैं, फिर उस लड़के के साथ ज्यादती होती है जो बेचारा परफॉर्म नहीं कर पाता इतनी बड़ी स्टेज मैच के ऊपर जिसमें आपने उसको फेंका होता है, तो वो बेचारा फिर कभी नजर भी नहीं आता। जो कि पाकिस्तान एक ही मैं बात कर रहा हूं कि शायद वो लड़के जो अफगानिस्तान सीरीज में सिलेक्ट हुए थे उनको हम सिलेक्ट करते तो शायद आपको थोड़े से एक चेंज, आपको मोमेंटम उन लड़कों का नजर आता पाकिस्तान ए में स्कोर करते हुए। इसके अलावा बात करें बाबर आजम की, तो उन्होंने बात करते हुए कहा कि जी मैं एक्साइटेड हूं वनडे सीरीज के लिए, क्योंकि आपको पता है 5 वनडे सीरीज के जो मैचेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले यही सीरीज है जिसमें आपने अपना कॉम्बिनेशन को ट्राई करना है, बड़े एक्साइटेड है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं अपना कीवीज के खिलाफ खेलने में, और क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी लंबी सीरीज हम लोगों ने खेली है, तो अब जो विकेट भी है आपको पता है वो कीवी बैट्समैन को उनको पता है किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, और वॉन्ट बी इजी फॉर पाकिस्तान। वनडे के अंदर आपको पता है कुछ मुश्किलात भी हमें, लेकिन बाबर आजम बड़ा पुरुम्मीद, उन्होंने कहा कि हमें बेस्ट परफॉर्म हम लोग ट्राई करेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस देने की, और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन उसको उतारने में यहाँ, ताकि वो हमें मददगार हो एशिया कप और वर्ल्ड कप की। लास्टली मैं बात करूँ इमाद वसीम की, तो उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया पिंडी के क्राउड को। उन्होंने कहा कि हमेशा क्राउड जो है वो एक्साइटिंग होता है पिंडी का, और खास करके जो क्राउड है वो हमेशा एक एनर्जी पैदा करता है प्लेयर्स के अंदर। आपने देखा होगा पिंडी का जोन सा है, चाहे वो बारिश की नज़र भी क्राउड अपना जो मैच हुआ, लेकिन एक फुल फ्लेज आपको क्राउड नजर आया था। लास्ट मैच की भी बात करूं तो पिंडी का जो क्राउड था जैम पैक था, यहाँ तक कि जो जगह है वो शायद फुल हो गई थी, जो कि मुझे याद है सना मीर ने भी आपको पता है हाईलाइट की थी उस दिन बात के, चाहे वो बारिश वाली बात हो कि आपको कुछ ना कुछ अब जो मॉडर्नाइज जो स्टेडियम्स उनकी तरफ आपको जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पाकिस्तान में हो रही है। फिर उसके बाद अगर मैं पिंडी की बात करूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ द सिटी है, रश ज़्यादा होता है, यहाँ पर सिटिंग्स कैपेसिटी कम है, लोगों को देखते हैं हम खड़े होते हुए, यहाँ वहाँ फैमिलीज़ के साथ होते हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं खास करके मैं कहता हूँ ये बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली स्पेक्टेटर्स के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो चाहे वो आपकी लोकल इंतजामिया, उसको बड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सके हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनको हम लोग मॉडर्नाइज कर सकें तो बेहतर होगा। इन सब पे बात करने के लिए स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज, जैसे मैंने कहा कि सीरीज हमारे फेवर में नहीं गई, वनडे सीरीज इस वक्त है। सना वनडे पे तो सब बात करें टॉस क्या होगा, कप्तानी को लेके ये लेके, सबसे पहला सवाल आपसे मैं करूंगा क्योंकि 26 तारीख से लेकर 29 अप्रैल तक बारिशें हैं, वेदर फोरकास्ट बड़ा डिपेंड करेगा मैच। ऑब्वियसली वेदर पे भी बड़ा डिपेंड करेगा, और पिछले मैच में जो पाकिस्तान की बॉलर्स थे वो बहुत सी बात कर रहे थे ड्यू के हवाले से भी, और जो सेकंड इनिंग्स है वनडे मैच की 3:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा, सेकंड इनिंग्स जो है वो तकरीबन 7:45 बजे शुरू होगी। तो आई थिंक वेदर के साथ साथ ड्यू का फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस वनडे सीरीज़ में, इसीलिए टॉस और ज़्यादा वाइटल हो जाता है ऐसे मैचेस के अंदर, जहाँ पर एक जो हिस्सा है मैच का वो दिन में होगा और एक हिस्सा रात में होगा। तो ऑब्वियसली वेदर तो आपको चाहिए, आपको अच्छा मौसम चाहिए
चाहिए, बट देखेंगे कि कराची में तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा बारिशें हैं, तो ये 2 पहले जो मैच हैं इसमें देखना पड़ेगा कि कितना पाकिस्तान के लिए आसानी हो सकती है। कहीं ना कहीं से ना पिच, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है फर्क आता है जब, क्योंकि बारिश होती है, डैम्पनेस नहीं होती, फिर उसके अलावा अगर अभी तक मैं देखूं तो शायद आज थोड़ा सा धूप इतनी कड़क नहीं थी जो कि अमूमन पड़ती है इस महीने के अंदर पिंडी के अंदर, तो एज सच धूप नहीं लगी विकेट को। अच्छी बात है कि टी20 के अंदर डिफरेंट विकेट्स पे मैचेस हुए हैं, लेकिन अगर मैं इस विकेट्स की बात करूं, पिंडी स्पेशली बात करूं, तो आपको पता है हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है, 240 भी यहां तक चेज हुआ पीएसएल के अंदर, तो पिच जो उनसी है आपको वनडे में कोई डिफरेंट थोड़ी सी नजर आएगी? देखिए, अगर तो मैच सुबह 9-10 बजे शुरू हो रहा होता तो फिर थोड़ा सा मॉइस्चर का रोल और जो टेम्परेचर का रोल है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन क्योंकि मैचेस ज़रा लेट शुरू हो रहे हैं तो उस वक्त तक कुछ ना कुछ धूप लग के कुछ ना कुछ मॉइस्चर जो है वो पिच का अगर होगा भी तो वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मसला आएगा मेरे ख्याल से, अगर तो बारिश होती है ऑब्वियसली आप मैच नहीं खेल सकते, लेकिन ज़्यादा मसला आएगा जो शाम में खुनकी थोड़ी सी अभी भी कहीं किसी किसी दिन महसूस होती है, जहाँ पर हवा कोई आसपास बारिशें हो जाएं तो वहाँ पे आपकी ठंडी हवा आती है और फिर ऑब्वियसली ड्यू का फैक्टर है, तो वहाँ पे आई थिंक ज़्यादा देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजाइज आपने कैसे करना है, किस तरह के बॉलर्स को इस्तेमाल करना है और पहले बैटिंग करनी है बाद में बैटिंग करनी है, ड्यू की क्या सूरत हाल है, क्योंकि पिछले मैच में डेफिनेटली पाकिस्तानी बॉलर्स ने बार बार ये बात की है कि वो लोग खेले तो बहुत अच्छा बट ड्यू भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी। अगर आपने क्योंकि बात की अपना कि चाहे हम पहले बैटिंग करते हैं चाहे वो बैटिंग करते हैं, टॉस बड़ा मैटर करेगा मेरे लिए जो सा इसमें, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आपको पता है, मैं टी20 की नहीं वनडे की बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट गुड चेजर्स, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता हुआ आया है। टॉस कितना मैटर करेगा? सेकेंडली अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, जो ओपनिंग डिपार्टमेंट आप देखें, बाबर आजम को तो मैं भी क्रिटिसाइज करता रहता हूं, रिजवान को भी करता हूं कि यार जो मॉडर्न डे रन रेट है, टेक्निक है, वो शायद कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। पावर प्ले, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला रहा है कि पाकिस्तान उसके अंदर आपको पता है वो स्कोर नहीं कर पाता जो कि आजकल जो मॉडर्न डे की बात करें दूसरी टीम्स करती हैं। पावर प्ले कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, चाहे वो इमाद वसीम ओपन करते हैं, अपना अब्दुल्ला शफीक ऑब्वियसली उन्होंने ओपन करना है, और जो टॉस है वो बड़ा मैटर करेगा। देखिए मामूल हक, सॉरी आप मेरे ख्याल से मामूल हक की बात कर रहे थे। देखिए मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का एक आपने देखा जो टी20 में भी एक कंसर्न नज़र आया, शुरू में बाबर और रिजवान का एक टाइम पे ये कह रहे थे कि जब हम ऊपर से जल्दी आउट होते हैं तो विकेटें गिर जाती हैं। अब ये शो कर दिया टी20 के मिडिल ऑर्डर ने कि नहीं, आप की विकेटें गिर भी जाएं हम फिर भी पीछे से आके रन्स कर सकते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा ड्रेसिंग रूम को कि अब वनडे के अंदर भी आपको उसी अप्रोच से जाना पड़ेगा, क्योंकि वनडे का भी मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था और उसका रीज़न ये होता है कि जब अगर पावर प्ले यूटिलाइज नहीं होता तो आप मिडिल ऑर्डर में उन रन्स को कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं, जहाँ पे बाकी मिडिल ऑर्डर्स दुनिया के 6 रन से खेलना, उनके ऊपर प्रेशर इतना सही होता है कि आपने 6-7 रन बनाने, वहाँ कहीं कहीं पे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पे 8-9 रन बनाने का भी प्रेशर आ जाता है अगर आप पावर प्ले यूज़ ना करें। तो आई थिंक ये छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग्स हैं, जब आप वो एक एतमाद देंगे अपने मिडिल ऑर्डर को कि भाई हम तो जाके पॉजिटिव खेलेंगे, अगर हम आउट हो जाते हैं फिर आप लोग संभालो। आई थिंक ये आपको अप्रोच लानी पड़ेगी, क्योंकि अब आप देख लें 300 रन्स भी और 350 रन्स भी इवन वनडे में कभी कभी चेज हो रहे हैं आजकल, तो ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। बट जो बात आपने टॉस के हवाले से की, आई थिंक टॉस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर अगर पिछले मैच में था, जनरली इस साल के हिस्से में इतना नहीं होता, बट अगर होगा तो ऑब्वियसली टॉस भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पे, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर मोस्ट अपना इस वक्त मेंबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमेटी के, और इनसे बेहतर स्पेशली मैं कहता हूं जो मामलात हैं, चाहे विकेट की बात करें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, इनसे बेहतर कोई नहीं चीज़ों को जानता। शकील शेख साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शेख साहब अनफॉर्चुनेटली टी20 सीरीज तो हमारे हक में नहीं गई, वनडे सीरीज स्टार्ट हो रही है, कुछ अपना आपको पता है लोगों का भी क्रिटिसिज्म आता है कप्तानी को लेकर, चाहे अगर हम बात करें वो आखिरी जो अपना ओवर के अंदर शायद हम 15-10 रन शॉर्ट थे वगैरह, वो सर सारी अपनी चीजें बात है, लेकिन मैं सना से ही बात कर रहा था, वेदर फोरकास्ट बड़ा सर, क्योंकि 26 से लेकर 29 तक बारिशें हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा यहाँ पर दोनों वनडेज के अंदर? जी हाँ जरूर होगा, लेकिन यह है कि चले 2-2 से बराबर हुई टी20 बिकॉज ऑफ चैपमैन जो बहुत अच्छा खेला, और उसको आपने देखा है कि चैपमैन को उन्होंने वनडे की टीम में भी न्यूजीलैंड की रख दिया। थोड़ी सी एक्साइटमेंट है मुझे कि भाई वनडे सीरीज भी अच्छी होगी और एक्साइटेड सीरीज होगी, क्योंकि वो गेयर अप है थोड़ा सा, क्योंकि उनके लिए तो मतलब है कि बहुत अच्छी सिचुएशन है कि वो ड्रा कर दें सीरीज टी20 की, जैसा कि फेवरेट पाकिस्तान था और पाकिस्तान पहले 2 जीता है फिर 2 हार गया है, तो उनके लिए थोड़ी सी मतलब इंकरेजमेंट जरूर है, बूस्टिंग जरूर है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि उनके लड़के भी काफी सारे नए हैं, कोई इतने ज्यादा नहीं है। आप अंदाजा करें कि चैपमैन जैसे प्लेयर को तो उन्होंने वनडे में नहीं रखा हुआ, लेकिन अब उन्होंने रखा है, तो उनकी टीम की थोड़ी स्ट्रेंथन तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक बारिशों की बात रही, तो आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद का तो सीजन ऐसे ही होता है
अल्लाह करे कि ना हो। एक मैच वैसे भी खराब हुआ, आपको पता है कि T20 वाला। तो मैं तो चाहता हूँ कि 5 मैच हों और पिचेस वगैरह अच्छी बनी हुई है, अच्छी क्रिकेट हो। पाकिस्तान की जो वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस है, आपको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई में अच्छी है, वैसे रैंकिंग भी हमारी काफी ठीक है। दोनों टीमें आपको पता है वर्ल्ड कप के ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग राउंड में 8 टीमों में है। तो लेकिन यह है कि ये प्रैक्टिस का बड़ा अच्छा मौका है उन लड़कों के लिए जो पाकिस्तान में ट्राई करना चाहता है, क्योंकि इसके बाद फिर ज्यादा से ज्यादा आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं, या अपने साइड मैच करा सकते हैं, और या फिर आप एशिया कप करा सकते हैं। तो ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि जो नए आए हैं। एक दूसरी बात यह है कि आप कॉम्बिनेशन अपना इसको स्ट्राइक कर सकते हैं कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ जाए। सर आप कॉम्बिनेशन की बात करें, मैं सना से अपना बात कर रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पावर प्ले के अंदर, आपको पता है सर, जो हमारा ओपनिंग डिपार्टमेंट है, मैं T20 की नहीं वनडे की बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल सर जो दूसरी टीम्स है वो पावर प्ले में कोशिश करती है जितना डैमेज कर सके दूसरे बॉलर्स को, उतना फायदा होता है जाके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को। पावर प्ले सर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा जब इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने ओपन करना है? जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कि पावर प्ले आपको पता है 10 ओवर का, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अगर विकेट ना लॉस करें पहली बात, और दूसरी बात यह है कि कम से कम आप इसको 60 से ऊपर रखें, 60-65 के करीब या 70 के करीब आप लेके जाएं, तो फिर आप यूटिलाइज ज्यादा करेंगे। लेकिन अगर विकेटें ज्यादा गिरती हैं तो बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ओपनर दोनों अच्छे हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है पाकिस्तान के दोनों जो ओपनर है। फिर और भी है, अगर शान मसूद को ट्राई करते हैं वन डाउन या दूसरे, फिर नीचे अपना बाबर आजम है, रिजवान है, तो पाकिस्तान की टीम यहाँ पे अच्छी है। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा इशू है नीचे जाके। अब इफ्तिखार को मेरे तो ख्याल में देखें, मैं बीइंग बोर्ड मेंबर भी कहता हूँ कि कई बहुत अच्छा खेला था और उसको मेरा ख्याल है कि चांस मिलना चाहिए था, वनडे में भी मिलना चाहिए था। इज ए वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट इन द सेंस, ठीक है एज है, लेकिन ये है कि वो अच्छा खेल रहा था। ज्यादा मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए उसको ट्राई करना चाहिए था। फिर अब आपने हारिस को रखा है वहाँ पे T20 से, हालांकि आपको पता है कि यंग लड़का है, मैं यंग लड़कों को सपोर्ट करता हूँ, ज्यादा मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करता, मगर उसको रखा है तो फिर आप उसको खिलाएं भी, फिर या तो 1 डाउन 2 डाउन उसको जगह भी उसकी बनाएं, जो मुश्किल लग रही है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान का अपर ऑर्डर पैक्ड है सारा तकरीबन, और इसमें काफी सारे लड़के हैं। तो सिर्फ आपने देखना है कि कॉम्बिनेशन और फिर आपने कैसे उसको स्ट्राइक करना है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है पाकिस्तान को पिक एंड चूज की, लेकिन इसका फायदा भी है कि बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, आपके लड़के काफी ज्यादा हैं। सिर्फ उनकी एडजस्टमेंट की बात है कि बैटिंग ऑर्डर में आप कैसे उनको एडजस्ट करते हैं। बहरहाल एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा कि अगर ये पाकिस्तान वनडे की कम से कम सीरीज को जीते। बाकी तो बातें बात की हैं, क्योंकि उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं है, इतने ज्यादा लड़के नहीं है, 3-4 लड़के हैं बस, और वही उन्हीं के गिर्द वो रिवॉल्व करते हैं। बॉलिंग में भी आप सर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट खास करके मिडिल ऑर्डर में कहा है, क्योंकि सना आप क्योंकि जब बात कर रही थी, जब हम ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट को मेंटेन आपको करना पड़ता है, जो आपकी एवरेज है जोन उसको आप मेंटेन करते हो। लेकिन आप देखें मिडिल ऑर्डर जोन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर आप उसको एवरेज को मेंटेन रखते हो, आप गिराते नहीं हो नीचे। इफ्तिखार की अगर मैं बात करूं तो 5-6 पोजीशन पे आई गेस इफ्तिखार अहमद की शायद हमें जरूरत बहुत ज्यादा थी वनडे के अंदर, जो कि शायद 150 स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, ज्यादा से खेल सकते हैं, क्योंकि आपको वो कुशन चाहिए। आखिरी जो इफ्तिखार वनडे खेले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं लिख रहा था 2000, शायद 1 साल हो गया उनको आखिरी वनडे खेले हुए, तो इट्स अ लॉट गैप। आई थिंक बात यही है, मैं फिर वही बात करूंगी कि जो आप सिलेक्शन करें वो फॉर्मेट टू फॉर्मेट करें। बहुत अच्छी उन्होंने T20 में परफॉर्मेंसेस दी, वो आ गए हैं वहाँ पे। पाकिस्तान कप हो या और मैचेस हों, वहाँ पर उनकी उसी नंबर पे आप परफॉर्मेंस आपको देखनी चाहिए जिस नंबर पे आप सोचते हैं कि आप उनको लाएंगे। इफ्तिखार की सिर्फ एक चीज़ जो वनडे क्रिकेट में मैं देखना चाहूँगी कि जब उनको मौका मिलता है वो कैसा करते हैं, इज स्ट्राइक रोटेशन, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में स्ट्राइक रोटेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो T20 में अगर आप इफ्तिखार को देखें तो ज़्यादातर उनका जो इन्हिसार है वो बाउंड्रीज के ऊपर है या डॉट बॉल्स हैं। तो जो स्ट्राइक रोटेशन है वो अभी भी बेहतर हुई है पहले से, बट अभी भी थोड़ी सी और गुंजाइश है। लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर आपकी वो स्ट्राइक रोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो वहाँ पे वो देखना होगा कि अच्छी ऑपोजिशन के अगेंस्ट, अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट क्या वो ईजिली स्ट्राइक रोटेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि रिलीज शॉट्स आपको इतने आसानी से वनडे क्रिकेट में मिलेंगे नहीं। तो वो थोड़ा सा आई थिंक एलिमेंट देखना पड़ेगा, और बाकी प्लेयर्स जो मिडिल ऑर्डर में उनको भी इस सीरीज में ऑब्वियसली मौका मिलेगा तो पता चल जाएगा आपको। सर जैसे सना भी बात कर रही है स्ट्राइक रेट की, क्योंकि आपने रोटेट द स्ट्राइक अपना, ये तो हमेशा सर आपको पता है हमारा वनडे में इशू रहा है, चाहे आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, चाहे वन डाउन या मिडिल ऑर्डर की बात करें। तो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जो हमारे
मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, प्रेशर आप पे हमेशा पाकिस्तान पे माउंट होता है मिडिल ऑर्डर के अंदर, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन हमारी बंद हो जाती है, हम लोग डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेलते हैं जो कि हमें हर्ट करती हैं। नहीं, इम्पोर्टेंट बात है और कोई इसमें शक भी नहीं है, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट में जाहिर है कि आपको स्टे करना पड़ता है, लंबी इनिंग खेलनी पड़ती है, और फिर आपके 2-4 बैट्समैन ऐसे हों जैसे कि बाबर खुद है और रिजवान भी है कि भाई आप स्ट्राइक रोटेट भी कर लेते हैं, फिर लंबी इनिंग भी खेल लेते हैं और फिर स्टे भी विकेट पे ज्यादा करते हैं। जितना लंबा आप स्टे करेंगे उतना ज्यादा करेंगे। अब देखते हैं पिंडी की जो विकेट है, यकीनन आज का जो एटमॉस्फेयर है ओडीआई का, तो आप उसमें देखें कि 300 प्लस तो वैसे ही नेचुरली हो रहा है। 300 प्लस से नीचे तो बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, अनलेस के बहुत ही कोई स्पिनिंग विकेट हो, लो बाउंस हो और खेलना जरा मुश्किल हो। जो सीधी सीधी विकेटें हैं और जिन पे बॉल सही तरह आता है, वहां पे आपको 300 प्लस 350 और इससे भी ज्यादा लोग करते हैं। तो वो इसी तरह ही होगा कि भाई आप वो बॉल अपना स्ट्राइक रेट भी बढ़ाएं, रोटेशन भी करें, फिर लंबी हिटें भी मारें और आप उसको गेम को मिक्स अंदाज से लेके चलें। तो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर अगर ये दो बाबर और ये नीचे हैं तो थोड़ा सा सेफ है। एक इनके नीचे जाकर जो थोड़ी सी प्रॉब्लम पाकिस्तान को पड़ती है, वहां पे आपको एक आध प्लेयर की चाहिए। ये बात भी ठीक है कि भाई इफ्तिखार जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान कप खेला था, उसके बाद ज्यादा वो नहीं खेला। इस तरह हमाद का भी यही इशू था कि वो भी ज्यादा नहीं खेले, वो देखना चाहते हैं। चले, अगर न्यूजीलैंड नहीं है तो इसके बाद जब साइड मैचेस आप करा रहे हैं तो पाकिस्तान को 36-37 लड़के रख के उनमें इन लोगों को ट्राई किया जा सकता है। लेकिन T20 में इन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी थी। बहरहाल इन्होंने हारिस को रखा है, तो हारिस को भी देखना है कि उन्होंने क्या क्या किया था और कैसा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान कप हो गया, PSL हो गया और इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई। देखिए टीम तो नेशनल है ना न्यूजीलैंड की, जैसी भी टीम। लोग बात करते हैं जी बी टीम है ये वो, बहरहाल उनकी नेशनल स्क्वाड है और उन्होंने भी कुछ सोच के किया है। किसको पता था कि चैपमैन इतना अच्छा खेलेगा और वो अकेला ही मैच कैरी करके ले गया। फिर आप देखें कि निशाम जो था वो आपको पता है कि ज्यादा फॉर्म में नहीं था, लेकिन इस मैच में उसने जो सपोर्टिंग रोल प्ले किया है चैपमैन के साथ। तो T20 क्रिकेट तो खैर होती है इस तरह के एक आध प्लेयर जो अच्छा आपका चल जाए बैटिंग में या बॉलिंग में स्ट्राइक कर जाए तो आप जीत जाते हैं। लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट इंटायरली डिफरेंट, इसका मैकेनिज्म, इसका डायनामिक्स इंटायर डिफरेंट, इसका माइंड सेट डिफरेंट है, इसकी इंटेंट प्लेयरों की डिफरेंट है। तो ये तो एक लंबी और दूसरी बात है कि आपने क्योंकि वर्ल्ड कप में जाना है तो आपने तो अब इस पे जोर देना है। T20 इज फार बिहाइंड, अब पीछे रह गई है। अब आपने इस तरफ बैलेंस भी करना है, कॉम्बिनेशन भी अच्छा करना है, बॉलिंग, बैटिंग और फिर फील्डिंग और हर चीज में आपने इसको करना है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि भाई इस टीम में जो कुछ आपने एक्सपीरियंसेस करने हैं, जितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है वो बना लें। और सर अपना अगर मैं बॉलिंग यूनिट की बात करूं तो पता है आपको यूनिट पे पूरा पाकिस्तान हमेशा बात भी करता है और हकीकत है कि आपका बेंच लाइनअप इतना स्ट्रांग बॉलिंग यूनिट का इस वक्त मौजूद है। लेकिन अगर मैं T20 हिस्ट्री की बात करूं तो अभी तक किसी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 200 नहीं चेज किया, क्योंकि आपका बॉलिंग यूनिट इतना तगड़ा है। कुछ अपना पहली इनिंग्स में 200 स्कोर हुआ है, कुछ कम टीम्स ने किया। पाकिस्तान के खिलाफ चेज की मैं बात करूं कि आपका बॉलिंग यूनिट पे आप बहुत ज्यादा आप बेसिकली आप रिलाई कर सकते हो अपने बॉलिंग यूनिट पे। लेकिन मैं वनडे की अगर मैं बात करूं, व्हाट विल द बेस्ट बॉलिंग यूनिट जो आप इस वक्त उतारेंगे? देखिए ऑब्वियसली ओवरऑल जो बॉलिंग यूनिट है आपका T20 वनडे में काफ़ी ओवरलैप करता है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखना होगा शादाब को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। उसामा मीर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जब उनको वनडे में मौका मिला। बाकी ऑब्वियसली शाहीन, हारिस रऊफ़ वो तो आपके रेगुलर बॉलर्स हैं ही। मोहम्मद नवाज़ आई थिंक वापस आएंगे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई पीछे। तो थोड़ी बहुत ही चेंजेस होंगी, बट नसीम शाह आई थिंक वनडे में उनको भी प्रेफर किया जाएगा ओवर एहसानुल्लाह या जो यंगस्टर्स हैं। आई थिंक अभी उनको आपको सीनियर्स के साथ ही जाना पड़ेगा। शुरू के 2-3 मैचेस पहले तगड़े करके उसके बाद आप बाकी लोगों को चांस दे सकते हैं। बट हमने T20 में भी पहले एक लीड हासिल की 2-0 की, वहाँ से न्यूजीलैंड का 2-0 पे से वापस आना और सीरीज़ को लेवल करना, इसीलिए आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी पाकिस्तान को। और एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल चुका है न्यूजीलैंड की टीम को, उनके कॉन्फिडेंस को, क्योंकि वो जब इस नई टीम के साथ आए थे मेरा नहीं ख्याल कि उनके जहन में भी था कि वो T20 में पाकिस्तान को बराबर कर सकते हैं। बट अब देखना होगा। ऑब्वियसली एक बूस्टेड कॉन्फिडेंट न्यूजीलैंड साइड है, पर पाकिस्तान की तैयारी अच्छी है। इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि इस कॉन्फिडेंट साइड जब ये वनडे में उतरेगी तो आपकी एशिया कप की तैयारी भी बेहतर होगी और आपकी वर्ल्ड कप की भी तैयारी बेहतर होगी। तो ये अच्छी सीरीज़ है और आई थिंक इसको सोच समझ के आपको अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करना है, जो आप समझते हैं कि आप इंडिया में भी, क्योंकि मोर और लेस मेरे ख्याल से जो पिंडी की पिच है वो काफ़ी सिमिलर है बहुत सी ऐसी कंडीशंस की जो आपको इंडिया में मिलेंगी। जो आउटफील्ड तेज़ होती है, इंडिया में मेजॉरिटी बैटिंग ट्रैक्स होते हैं, बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं होता। तो जहाँ ये जो
यहाँ पे परफॉर्म करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी जरा ज्यादा होगी वहां पे भी परफॉर्म करने की। सर सना की राइटली पॉइंट है, क्योंकि अगर मैं एहसानुल्लाह की बात करूं, जैसे सर क्योंकि पाकिस्तान उसको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी देखता है 50 ओवर्स के अंदर, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात थी काशिफ भाई ने ये की थी कि जब तक आप एक लड़के से पूरे स्पेल्स नहीं करवाते हो, पूरा एक्सपेल नहीं करवाते हो विद पेस, सेम पेस, अगर उसका फिटनेस का इशू नहीं आता, दैट मींस कि ही इज मैच फिट फॉर 50 ओवर्स। वो बड़ा एक डिपेंड करता है। दूसरा सर, जब आप इंडिया खेलने जाते, जो भी अपना हमारा इस पे मौकफ आता है, जो भी स्टांस आता है लेटर ऑन, अगर हम इंडिया में खेलते हैं तो कुछ विकेट सर चेंज, अभी जो वहां पर लीग हो रही है आप देखें तो हाई स्कोरिंग गेम्स वहां पर होते हैं, वो चेंज भी हो रहे हैं, आपको स्पिन बॉलिंग इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा। तो जो आपका स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, शादाब खान चाहे उसामा मीर की बात करूं, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। यकीनी तौर पे देखें ना, स्पिनर तो आपको दो तो वहां पे लाजमी जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो खिलाने चाहिए। खास तौर पे इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ पे पिछे आपको पता है कैसे बनती है। हालांकि आईसीसी का देखें क्रिएटर वहां पे होता है, लेकिन वो मेनली ज्यादातर सुपरवाइज ही करता है, बाकी नीचे काम करने वाले वो लोकल ही होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या कहीं पे हो। लेकिन बहरहाल उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो जरा थोड़ी सी स्पोर्टिंग विकेटें बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि पिछे ऐसी बने कि बैट और बॉल का बैलेंस आपस में नजर आए। ये ना हो कि वन साइडेड हो बैटिंग के लिए या बॉलिंग के लिए। तो ये तो अपनी जगह पे बात है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो स्पिनर हैं, मुझे देखे ना उसामा मीर जो है, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और जाहिर है कि अब उसको आपको डालना चाहिए, वनडे में डालेंगे, वो टेस्ट होगा, वो पता लगेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कहाँ खड़ा है और उसका क्या पोटेंशियल है, तो फिर ही आप जज कर सकेंगे ना। लेकिन अगर आप खिलाएंगे नहीं तो फिर तो वो सिर्फ बातें रह जाएगी कि आदमी बाहर से बैठ के बात कर रहा है, वो तो अलग बात है। जब तक उसामा मीर को आप ट्राई नहीं करेंगे, और यहाँ भी पिंडी में भी होना यही चाहिए कि 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर और 1 आध ऑलराउंडर अगर आप देखें तो आपके पास शादाब है, नवाज है। नवाज देखे ना आप, पहले आपको पता है कि हमाद वसीम बार हुआ 1.5 साल नवाज खेलता रहा, अब हमाद वसीम खेल रहा है T20 और सारे, और नवाज बार बैठा हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे कुछ जरा समझ नहीं आई कि भाई आप अगर एक को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं, एक को बिल्कुल रख लेते हो, फिर उसको दोबारा कर देते हैं। तो आप नवाज को अगर आपने खिलाना है तो फिर उसामा मीर कहाँ जाएगा? फिर आपका शादाब ने तो क्योंकि वाइस करता है, तो शादाब तो मेरा ख्याल है कि सारे मैच खेलेगा। लेकिन शादाब ने जो आखिरी मैच में गेंदें कराई हैं आपने देखा ही है T20 में। चले, मैं T20 को इतना नहीं वेटेज देता कि चले 50 ओवर की क्रिकेट जरा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा स्पेल होगा, 10 ओवर आपने करवाने हैं। इसी तरह ये एहसानुल्लाह जो है, आपने जो कुछ करना है यहाँ पे कर ले, ट्राई कर ले एहसानुल्लाह को। एहसानुल्लाह इज ए गुड प्रोस्पेक्ट और बहुत स्पीड ही नहीं है, बल्कि ये T20 में आपने एक मैच उसको दिया है, यानी मेरा तो ख्याल है उसको सारे मैच देने चाहिए थे ताकि उसका एक्सपीरियंस भी हो जाता, एक्सपोजर भी हो जाता इंटरनेशनल क्रिकेट का। मगर चले आपने एक दिया, उसमें भी कोई इतनी अच्छी बॉलिंग तो नहीं उससे हुई। लेकिन यहाँ पे आप अगर लेकिन सर मेन बॉलर के तौर पे लेके जाना चाहते हैं वर्ल्ड कप में, तो उसको ट्राई तो कर देना। सर मैं इस पर इंटरप्ट आपको माजरत करूंगा कि एहसानुल्लाह का सर इसमें कसूर नहीं था, हमारे कप्तान का था। एहसानुल्लाह जब सर ओवर करवाने उसको एक स्कोर पड़ा है, मुझे नहीं समझ में आई कि शादाब खान को बीच में किससे लाया गया था। जब उसको मार पड़ी है तो प्रेशर रिलीज हुआ और उन्होंने फिर एहसानुल्लाह को अटैक किया है। जी हाँ जी, सारे देख रहे थे, सबको नजर आ रहा था। हालांकि उसने, आप सही कह रहे हैं एक, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलें आप 50 ओवर की क्रिकेट है, आप उससे मतलब है कि 3-3 4-4 ओवर के स्पेल कर 2 स्पेल कराएं, फिर 2 ओवर उसके देखें और उसको देखें, गिव हिम ए चांस। ठीक है, ट्राई करें आप उसको। और मेन प्रोस्पेक्ट है शहनशाह के साथ, और फिर हारिस रऊफ है आपका, फिर उसके बाद आपने वसीम को रखा हुआ और नसीम शाह है, जवान नहीं है मेरा ख्याल। तो आप देखिए कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बनाना पड़ेगा, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी बनाना पड़ेगा कि आपने किन बॉलर्स के साथ जाना है वर्ल्ड कप में। तो ये बेस्ट सीरीज है इंटरनेशनल। उसके बाद आप वो साइड मैच कराएं, वो एक डिफरेंट होता है। ठीक है, वो प्रैक्टिस गेम है, अच्छी होंगी, अच्छे लड़के होंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। तो इसलिए आपने जिसको ट्राई करना है, मेरा तो ख्याल है कि एहसानुल्लाह को अगर आपके माइंड में है कि आपने उसको लेके जाना है, तो गिव हिम फुल एक्सपोजर, उसको पूरा चांस दें ताकि पाकिस्तान का जो अटैक है वो आप फार्मुलेट कर सकें कि किन बॉलरों के रिवॉल्व करेगा। सर आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट किया, लेकिन सना कुछ हद तक मैं ये बात करता हूं कि सब इस चीज पे बिल्कुल एग्री, अपना बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यार दिस इज द बेस्ट चांस जहां पर आप ट्राई करते हो लड़के को। उसामा मीर की अगर मैं बात करूं, चले शादाब खान के साथ करता हूं, डिबेट भी इस वक्त लगी हुई है। शादाब खान हैज बीन एक्सेप्शनली वेल फॉर पाकिस्तान, जो उन्होंने सर्विसेज दी है पाकिस्तान को, सारे मामला थे। कुछ 1-2 मैचेस बुरे होते हैं, इसकी वजह से ये नहीं कि हम उसको क्रिटिसाइज करके तो हम कहें जी भाईजान बाहर बैठ जाओ टीम से। लेकिन देखें उसामा मीर की भी तो कसूर नहीं, आपको अब कहीं ना कहीं उनको ट्राई करना पड़ेगा। जिस
फॉर्म के साथ वो इस वक्त कैरी, चाहे पीएसएल की बात करूं, चाहे रमजान में एक टूर्नामेंट था उसके अंदर मैं देखूं, फर्स्ट क्लास में देखूं, जो फॉर्म वो कैरी कर रहे हैं, अगर आप उसको इस टाइम नहीं खिलाओगे तो उस लड़के के साथ जाती है, आगे जाके आप उसको बिना खेले ड्रॉप कर देते हो, तो जैसे पहले भी हम करते रहे, तो ये चीज कंटिन्यू करोगे तो आपके पास प्लेयर्स तो वैसे ही जनरेट नहीं होंगे। देखिए, जहाँ तक उसामा मीर की बात है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, उनको इन मैचेस में खिलाना चाहिए। जहाँ तक बहुत सी चेंजेस की बात है, मुझे ये लगता है सीरीज़ में आपकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आपकी क्लैरिटी ये है कि आपके पास जो वर्ल्ड कप के और ऑब्वियसली 14-15 लोग हैं वो माइंड में हैं, उन्हीं को आप ज़्यादा एक्सपोजर दें, क्योंकि एज ए प्लेयर आप जब तक अपनी रोल जो आपका डेफिनेशन होती है उस रोल डिफाइन किए हुए सिचुएशन में खेलेंगे नहीं, वर्ल्ड कप में उसी में जाके परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है, चाहे आप सीनियर प्लेयर हैं चाहे आप जूनियर प्लेयर हैं। तो अगर आपको अपनी एक 4-5 बॉलर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, मेरे ख्याल से फिर अभी वनडे में आपको बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये सवाल है कि क्या एहसानुल्लाह वर्ल्ड कप के लिए, वनडे क्रिकेट के लिए रेडी है कि नहीं। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरे ख्याल से अभी बहुत क्लोज है वर्ल्ड कप के लिए कि आप उनको आके ट्राई करें। फिर इधर अगर वो कर भी जाते हैं, फिर वर्ल्ड कप में जाके जब इंडिया के क्राउड का प्रेशर होगा, उधर जाके वो फॉल्टर करते हैं, तो फिर आप उठा के उस ऐसे बंदे को ले आएंगे जिसको आपने इधर बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था क्योंकि आप एहसानुल्लाह को चांस दे रहे थे। तो मेरे हिसाब से जो पहले मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, जो नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, शाहीन अफरीदी, जिनको आप पिछले 4 सालों से जो प्राइम बॉलर जो पिछले 4-5 सालों से टीम के साथ है, मेरे हिसाब से पहले उनके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। जहाँ तक स्पिनर्स की बात है, वहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं क्योंकि नवाज आपके पास हैं ही, शादाब आपके पास हैं, तो उसामा मीर को बीच में 1-2 मैचेस में ट्राई करके देख लें, ताकि वो बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं होगा कि अगर आप बीच में से किसी एक आध बॉलर को आपस में कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका बॉलिंग यूनिट में से 20-20 ओवर को चेंज करेंगे आप वनडे मैचेस के अंदर, ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप, ड्यूरिंग एन एशिया कप, 2-2 बॉलर्स को आपको चेंज करने का दिमाग होगा और उसमें से 2 लोग बिल्कुल नए हों, फॉर एग्जाम्पल एहसान और उसामा मीर, तो मेरे ख्याल से वो इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं होगी। इसका मतलब है कि या तो आप पिछले 3 साल गलतियां कर रहे थे या आप अब गलती करें। तो अब जो आपके डिसीजंस हो चुके हैं वर्ल्ड कप के इतने करीब, मेरा भी आखिरी वर्ल्ड कप था एज ए कैप्टन, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा मसला आया था क्योंकि हमारे कोचेस इनकंसिस्टेंट थे, हर महीने बाद कोच बदलता था, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते इस तरीके से क्योंकि प्लेयर्स को अपने रोल ही नहीं पता होते। तो जितना कम चेंजेस करें बिफोर द वर्ल्ड कप उतनी अच्छी है। ठीक है, एक्साइटमेंट है, हम सबको एक्साइटमेंट है कि जी एहसानुल्लाह बड़े अच्छे हैं, पर दुनिया में बड़े बड़े पेस वाले बॉलर्स आए, उनको भी मार पट्टी। पहली चीज़ ये है कि आपने देखना है उनका टेम्परामेंट अंडर प्रेशर कैसा है। जब फाइनल आया मुल्तान सुल्तान का, वो अंडर प्रेशर आए। इस पिछले मैच में जहां डिसाइडर था वो अंडर प्रेशर आए। तो अभी थोड़ा सा उनको और तैयार होने दें, इसमें कोई डाउट नहीं कि आउटस्टैंडिंग बॉलर है, पर मेरे हिसाब से जो पहले आपने पिछले 3-4 साल लोगों को तैयार किया उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। सर राइटली अपना पॉइंट पे सना मीर, क्योंकि सर मैं भी आपको याद हो सर आपसे ये बात हुई थी कि क्या बेहतर नहीं था कि जो पाकिस्तान है ऑब्वियसली आपने वो लड़के चुने जो कि टॉप परफॉर्मर्स थे आपके डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, तो चाहे वो एहसानुल्लाह की बात करूं चाहे जमान खान की जो कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के हम कहते हैं, तो शायद इनको भी इंक्लूड करना चाहिए था कि जब सीरीज खत्म होती अगर आपके प्लान में एहसानुल्लाह थे या नहीं थे, ताकि उनको इनमें चांस दिया जाता, वो अपने आप को ज्यादा ग्रूम करते। क्योंकि आप वाली सर बात की, जब आप इंडिया के अंदर जाके खेलोगे वहां का आपको पता है प्रेशर डिफरेंट होता है वहां, क्योंकि वर्ल्ड स्टेज मैचेस हैं। आपको हमें एक चीज हमारे व्यूअर्स को भी रियलाइज करनी चाहिए जो कि लोग बात करते हैं क्रिकेट पे कि भाई जो पीएसएल है वो लीग क्रिकेट एक अलग चीज होती है, इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर सर कुछ और होता है। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन आप देखें गिवन पाकिस्तान से हिस्ट्री, पाकिस्तान ने नए नए बॉलर ट्राई किए हैं। वसीम अकरम भी 92 में कितना एक्सपीरियंस था और दूसरे भी कितने थे। पाकिस्तान ने हमेशा अच्छी प्रोडक्ट दी है जो स्पीडस्टर है और ये बड़ी तेजी से शाइन भी कर जाते हैं और इनको इतनी जल्दी से आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। ठीक है कि उसका अभी एक्सपोजर नहीं है और उसने एहसानुल्लाह ने इतनी क्रिकेट नहीं की, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यही मौका है, यही 5 मैच है और इसमें से भी उसकी किस्मत देखें कि 2 मैच आपके पिंडी में है और 3 मैच आपके अभी तक कराची में, तो 5 मैच है। दोनों पिचें जो है आप देखें कि ये थोड़ी सी ना उस तरह की नहीं है जिस तरह लाहौर की बनी है बनाई है हमने, या जिस तरह की तेज होनी चाहिए या उसमें थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। थोड़ी सी प्रो बैटिंग विकटें हैं और उसमें उनको ट्राई किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे उसको एक्सपोजर नहीं देंगे, यहाँ आप अपना माइंड बना लें कि भाई इस लड़के को हमने खिलाना है, इसको साथ लेके जाना है और इसको एक्सपोजर भी देना है, एक्सपीरियंस भी देना है। दोनों चीजें आप पहले अपना स्ट्रेटेजी प्लान डिसाइड कर लें। बाकी जो 3-4 लड़के हैं आपने इन सबको देखा हुआ, हारिस को भी देखा हुआ है, शाहीन को भी देखा हुआ है, वसीम को भी देखा हुआ है और उसको नसीम शाह को भी देखा हुआ है। कम से कम 3-4 जो आप खिलाएंगे हर मैच में, इसलिए आपने अगर ट्राई करना है, इसे प्रॉस्पेक्ट वो पाकिस्तान का फ्यूचर है।
अगर थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर आता भी है जो आया है, लेकिन यह है कि अब क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 ओवर वो खेलने लगा है, पहली दफा उसको पूरी सीरीज मिल रही है, तो आप उसको चांस दे दें, आप उसको देखें, ट्राई करें। और अगर आपके प्लान में नहीं है तो आपके पास 4 तो है ना, वैसे दूसरे वो तो आपके पास अवेलेबल है, आपको उन पर तो डाउट नहीं है, चारों अच्छे हैं और आप उसमें से कम्बिनेशन बना सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि एहसानुल्लाह और फिर उसामा मीर तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि उसकी बॉल में बड़ी निप है इस वक्त, उसकी गुगली भी अच्छी है और बड़ा अच्छा आ रहा है, सारे उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो उसको हाइट फैक्टर भी बहुत ज्यादा मिलता है। से कंपटीशन, वाइस कप्तान से आपको कंपटीशन होगा, वहाँ हाइट का भी इशू है कि बॉल पड़, ठीक है, लेकिन यह है कि क्योंकि आप उसका मुकाबला हो गया है वाइस कप्तान के साथ, वाइस कप्तान ने खेलना है क्योंकि वो ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी करता है। लेकिन ये है कि जो अच्छी चीज होनी चाहिए हमेशा कि जो प्रॉस्पेक्ट है, जो मैच विनर है, जो आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी प्लान में कि भी ये पाकिस्तान को जिता सकेगा, विकेट निकला के दे सकेगा और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगा, आप उसको जरूर चांस दें, इग्नोर नहीं करें मेयर इस थ्योरी पे कि जी ये नया है या पुराना है। नए तो पाकिस्तान ने दिए हैं, सारी दुनिया में दिए हैं और पाकिस्तान से ही पाकिस्तान ने दुनिया को बेस्ट बॉलर दिए हैं जो बिल्कुल नए थे, रॉ थे, बट वंस दे आर गिवन चांस दे हैव प्रूवन इन द ग्राउंड। सर इसके बाद अगर मैं बात करूं सना, पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर की, तो हम जैसे ओपनिंग की बात कर रहे थे, आजम की बात की, स्ट्राइक रेट की, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर आपका इस वक्त आपको पता है हारिस सुहेल वापस आ रहे हैं, काफी अरसे के बाद आ रहे हैं, जो उनके इश्यूज चलते रहे हैं साइकोलॉजिकल वगैरह, लेकिन हारिस सुहेल ऑब्वियसली चौथे नंबर पर खेलेंगे आपके। रिजवान और हारिस सुहेल में आपको पता थोड़ी सी डिबेट है कि लाइक कौन चौथे पे खेलेगा, कौन पांचवें पे खेलेगा, लेकिन मेरे लिए शायद मैं कहता हूं हारिस चौथा और पांचवें पे अगर आप रिजवान को लें तो शायद वो बेहतर काम कर जाएगा। देखिए ये तो डिपेंड करता है मैच की सिचुएशन कैसी है, ऊपर से लेफ्ट हैंडर ऑलरेडी अंदर खेल रहा है कि नहीं, क्योंकि राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन भी बॉलर्स को बड़ा डिस्टर्ब करता है। तो इसको आप थोड़ा सा फ्लोटिंग भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है नंबर 4 पे खेलने का। हारिस सुहेल ऑब्वियसली जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है, जो पीछे से वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, आई थिंक एक अच्छा एडिशन है, पर देखना होगा कि अब अंडर प्रेशर इंटरनेशनल में जब वापसी करते हैं तो किस तरीके से आते हैं, फिटनेस के क्या उनकी सूरत हाल रहती है, क्योंकि रिजवान तो ओवर द ईयर्स प्रूव कर चुके हैं। तो अगर वो 5 नंबर भी आते हैं मोहम्मद रिजवान, आई थिंक वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि एक तो वो 50 ओवर कीपिंग कर रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा बिफोर ही कम्स आउट टू बैट, तो आप उनकी इम्पैक्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं उस तरीके से कि मज़ीद फ्रेश होके वो आएँ और आके थोड़े टाइम पे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो आई थिंक ये दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं कि आप 4 नंबर पे हारिस सुहेल को लाएं और 5 पे रिजवान को। जी सर, अपना सेम यही सवाल करूंगा, क्योंकि हारिस के ऊपर आपको पता है सर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। अगर आप किसी को भी देखें तो वो हारिस को बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि लोग तनकीद भी करते हैं, जो साइकोलॉजिकल उनका इशू है, काफी अरसे के बाद वो टीम में वापस आ रहे हैं, लेकिन बड़ा एक अच्छा प्रोस्पेक्ट रहा है। मुझे याद है मिडिल ऑर्डर के अंदर बड़ी टफ सिचुएशन पे हारिस ने हमें परफॉर्म करके दिया। हारिस सुहेल की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, हारिस सुहेल तो आपको पता है डेथ ओवर में खास तौर पे ऐसे करता है। सॉरी, आप हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं हारिस सुहेल की बात कर रहा हूँ। हाँ, हारिस सुहेल पे बड़ी डिबेट है। देखें, एक तो उसका आप विजुअल देखें तो उसका अपना फिटनेस का भी आया उसका। जी जी। दूसरी बात है कि अभी काफी सारी क्रिकेट वो नहीं खेला हो, और उसको भी अगर आपने चांस देना तो आप यहीं पे दे दें, इसी सीरीज में दे दें। ऊपर आपको पता है वो खेलता तो 5 या 6 पे ही खेलेगा, इससे ज्यादा नहीं खेलेगा, और यही वो नंबर है जो बाबर आजम और फिर रिजवान के भी हैं। तो इसलिए आपने उसको ट्राई करना है, यही कर ले। फिर आपने देखना, आपने मोहम्मद हारिस को भी रख लिया, फिर अब्दुल्ला शफीक है, फिर शान मसूद है, फिर इमामुल्लाह। आपने कितने प्लेयर को चांस देना है? देखिए ना, इमाम ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ वनडे में, वो ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस है। फिर अब्दुल्ला शफीक ने भी किया हुआ, और शान मसूद एक्सपीरियंस है, उसका भी मतलब है कि वनडे में रिकॉर्ड अच्छा है। तो अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो फिर 1-2 लड़कों को आपको साइड पे करना पड़ेगा, या एक आध मैच में आप ट्राई कर सकते हैं। मगर जो हारिस सुहेल का इशू है, ये ज्यादातर फिटनेस का इशू है। अच्छा, इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, ये पाकिस्तान कप वगैरह खेला था, और उस वक्त फिर इसको टीम में वापस लाया गया है। थोड़ी सी टमी भी मुझे नजर आ रही थी, अनलेस कि उसने वर्कआउट कर लिया हो और अब वो फुली फिट हो गया हो। तो ये देखने की बात है कि आप किस लड़के को किस मौके पे चांस देते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आपने इन 5 मैचों में अपना कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, और जो आपने करना है यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना के कर लें। फिर आपके पास साइड मैचेस हैं, और फिर एशिया कप है। एशिया कप जाहिर है बड़ा इवेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो भी फिर सितंबर में है। दूसरी इशू ये है कि आप यहाँ पे मैच खेल रहे हैं, कराची और पिंडी दोनों में बड़ी गर्मी है, और फिर जाके आप जब साइड मैच खेलेंगे उस वक्त भी बड़ी गर्मी है।
तो टेम्परेचर और हीट भी काफी मैटर करती है। आपके जो बहुत सारे प्लेयर हैं ये इंजरी प्रोन है, इनको इंजरी भी हो जाती है, आपने इनका वर्कलोड भी शेयर करना है कि आपने किस तरह इनको खिलाना है और कितना वर्कलोड शेयर करना है। इसलिए कि जाहिर है कि पाकिस्तान में इस वक्त हॉट वेदर आ रहा है और इसलिए गर्मी भी है, लड़कों के लिए 10-10 ओवर करवाने और फिर सारा दिन फील्ड में खड़े रहना, ये काफी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। इन सारों को सॉर्ट आउट करने की बात है। जो कुछ आपने ट्राई करना है कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्राई कर लें और एक बेस्ट 11 या 12-13 लड़के जो भी हैं आपने आइडेंटिफाई करने हैं वो कर लें। सनिक, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे मैंने बताया ना 5 वनडे आपने खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले, आपको पता है ये कोई इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं है 5 वनडे अगर बात करूँ, क्योंकि बड़ा लंबा है। आपको पता है एशिया कप भी, उसके बाद वर्ल्ड कप का आपने राउंड रॉबिन स्टेज मैचेस खेले हैं, बड़ा एक लंबा टूर्नामेंट है वो भी। मैं बात करूंगा जो साइड मैचेस की हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट साइड मैचेस होते हैं क्योंकि हमेशा वो आपको हेल्प आउट करते हैं, चाहे वो लड़का परफॉर्म नहीं कर उसको वापस फॉर्म में लेके आने में या कोई और अपना चेंज करने में, क्या लड़का तगड़ा है इसको ले आए। इंटर स्क्वाड मैचेस वगैरह होते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्लो एंड स्टडी मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं कि आप न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान वगैरह को देखें, जो नॉन टेस्ट नेशंस की टॉप साइड्स हैं क्या उनके साथ भी हमें साइड मैचेस करने चाहिए? क्योंकि आपको याद है T20 खेलने से पहले बांग्लादेश ने यूएई के खिलाफ भी मैच खेला जिसमें यूएई ने इनको मारा था, तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ शायद नॉन टेस्ट नेशंस के साथ भी कुछ एक मैचेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं हम लोग। देखिए जितने ज़्यादा मैचेस कराएं आई थिंक एक्सपोजर है। जब आप पाकिस्तान की किट पहन के किसी भी दूसरे मुल्क की मैच खेलते हैं, मैंने अपना स्टार्ट अंडर 21 इंडिया की एक स्टेट की टीम यहाँ पर आई थी, वहाँ से किया था। उसका प्रेशर और एक वार्म अप मैच जो आप लाहौर कराची आपस में खेल रहे होते हैं उसका प्रेशर एक बिल्कुल फ़र्क होता है। तो आई थिंक जितना ज़्यादा आप एज अ टीम इनको खिलाएंगे इंटरनेशनल अपोजिशन के अगेंस्ट तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, जितनी हम क्रिकेट दे सकते हैं। अभी आज मैंने देखा अंडर 19 पाकिस्तान की बांग्लादेश गई है, 4 डे भी हैं, 5 वनडेज भी हैं, एक T20 भी है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर। आप जितना ज़्यादा क्रिकेट खिलाएंगे, क्रिकेटर्स मेरी शुरू से बात यही है, क्रिकेटर्स ग्राउंड में बनते हैं, जिम में नहीं बनते। तो जितना आप उनको ग्राउंड में उतारेंगे, जितना आप उनको कंपटीशन देंगे, उतने बेहतरीन वो क्रिकेटर्स बनेंगे। सर अपना ये सवाल क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट होता है सर, देखिए साइड मैचेस एक डिफरेंट होते हैं जब आप इंट्रा स्क्वाड कर लेते हो या पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान शाहीन्स का आप खिला देते हो, लेकिन सर जिस वक्त आप चाहे नॉन टेस्ट नेशन के भी खिलाफ खेलते हो तो एक दूसरे किस्म का आपका मेंटल जोन से प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस आपकी एक सेंस में आप कुछ और परफॉर्मेंसेस वहां पर दिखाना चाहते हो। तो बेहतर नहीं है कि सर हम लोग थोड़ा जो नॉन टेस्ट नेशन है उनको कहीं ना कहीं अपना एंगेज करके यहाँ पर साइड मैचेस ऑर्गेनाइज करें? तो टेस्ट नेशन को क्यों एंगेज करें, आप उनको एंगेज करें, उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलें। नॉन टेस्ट में तो देखें ना, नीदरलैंड ने आपको बड़ा टफ टाइम दिया था, आपको याद होगा 2 मैच मैं सर नॉन टेस्ट नेशंस की बात कर रहा हूं, मैं नॉन टेस्ट नेशंस की बात कर रहा हूं। नॉन टेस्ट में मैं कह रहा हूं कि नॉन टेस्ट नेशन में नीदरलैंड से जब आपके 3 मैच हुए थे, 2 मैच आपके बड़े टफ हुए थे। कर सकते हैं आप मैच उनसे, उनको बुला सकते हैं, फिर उनके साथ नॉन टेस्ट नेशन के साथ आपके पाकिस्तान शाहीन वगैरह ये लड़के डाल के और जिनको आपने टेस्ट करना है उन लड़कों को डाल के आप खेल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट तो आप जितनी भी खेलेंगे उतना अच्छा है, इसका तो इम्पैक्ट होता है, इसका तो फायदा होता है लड़कों को। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है बड़ी टीम है और इसको चाहिए कि दूसरे बायलैटरल जो मैचेस हैं, सीरीज है वनडे की, वो ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ये न्यूजीलैंड के साथ सेकंड टाइम खेल रहे हैं हम, अच्छी बात है, और भी दूसरे ममालिक के साथ खेलना चाहिए। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा गैप आपका आ रहा है सितंबर तक, इसमें वो सीरीज नहीं है आपकी, और सितंबर में जाके फिर एशिया कप होना है आपका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया भी वहां पे होगा, आप उसके साथ भी खेलेंगे और मुझे उम्मीद है कि कम से कम 2 दफा तो खेलेंगे, 3 दफा अगर नहीं खेलेंगे तो इंडिया के साथ मैच आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में के साथ आपके बीच में आएगा, बांग्लादेश आएगा, श्रीलंका आएगा, दे आर गुड साइड, तो वहां आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। लेकिन ये जो 5 मैचेस हैं ये आप टेस्ट करें, फिर आप इंट्रा स्क्वाड मैचेस कर लें, और अगर किसी और टीम को आप एंगेज करते हैं जरूर करें। जितनी क्रिकेट खेलेंगे जितना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ गर्मी का सीजन है, वर्कलोड को देखिएगा, आपके बहुत सारे लड़के इंजरी प्रोन है, तो बहुत सारी रिपोर्टें भी हैं, इसलिए आप जरा ध्यान से सारे लड़कों को और मेन लड़कों को इस्तेमाल करें। इसके अलावा सना आपने एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात की थी क्योंकि अंडर 19 आज पता है आपको बांग्लादेश चली गई खेलने के लिए, जहां पर सबसे मुझे अच्छी चीज लगी है वो 4 डे क्रिकेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज में शायद शेख साहब भी मुझसे एग्री करें, आप भी करें, कि हमने अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान सुपर लीग को हम लोगों ने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बना लिया है, हम छोड़ चुके हैं 4 डे वाला चक्कर कि लड़का उसमें परफॉर्म करेगा तो हम लेके उसको आएंगे, पाकिस्तान नहीं खिला के तो पाकिस्तान खिलाएंगे। अंडर 19 के लिए स्पेशली कितना इंपॉर्टेंट है 4 डे क्रिकेट का टूर्नामेंट?
बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। मुझे सबसे अच्छी चीज़ नज़र ये आई जो स्केड्यूल अनाउंस हुआ कि T20 सिर्फ एक है और बाकी सारी 50 ओवर्स के मैचेस 5 हैं और एक 4 डे क्रिकेट है। इससे जब तक आप प्लेयर्स को दिखाएंगे नहीं कि आप भी वैल्यू करते हैं लॉन्गर फॉर्मेट को, वो T20 की तरफ ही जाएंगे। इसमें से मेजॉरिटी प्लेयर्स को हमने PGL में खेलते देखा, जो पाकिस्तान जूनियर लीग थी, इसमें से बहुत से प्लेयर्स यहाँ पे पहुँचे। तो एक तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि उनको लॉन्गर फॉर्मेट खिलाया जा रहा है। दूसरा, एक और चीज़ जो इम्प्रूव की जा सकती है, आई थिंक द क्वालिटी ऑफ कोचेज अटैच्ड टू द टीम। अभी भी कुछ कोचेज नाम अच्छे हैं, बट कुछ कोचेज ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से जिनको ऊपर आप ये सोच सकते हैं कि आप उनमें से बेहतर कोचेज, क्योंकि अंडर 19 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे प्लेयर्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो आपको रोल मॉडल्स को, आपने देखा राहुल द्रविड़ को लगाया था अंडर 19 में, उस तरह का क्यों नहीं कोई हमारे पास हम कोच लगा सकते इस लेवल पर, जहाँ पे एक्चुअली में उनका एक ओवरऑल कैरेक्टर बनेगा एज ए प्लेयर कि उन्होंने क्या चीज़ करने वाली है, क्या चीज़ करने वाली नहीं है। तो वहाँ पे आई थिंक हम अभी भी लैक करते हैं। ठीक है, मैचेस जरूर खिलाएं, पर क्वालिटी कोचेज इनके साथ होने चाहिए। सर अपना एक चीज तो मैं सना से एग्री करूंगा, क्योंकि टूर्नामेंट आपको पता है बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइज आपने, खास करके सर अंडर 19 में जो वापस मैं कहता हूँ रीइंस्टेन किया, क्योंकि अब खत्म हो चुका था अंडर 19 के टूर्स भी, यहाँ तक कि पाकिस्तान ए के टूर खत्म हो चुके थे, वापस उसको रीइंस्टेन किया। लेकिन ये सर मैं खुद भी कहता हूँ कि मुझे याद है जिस वक्त नेट बॉलर जब पाकिस्तान टीम के लिए हम लोग दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर बॉलिंग करवाते थे, तब शोएब अख्तर वगैरह को देखते थे, तो ब्रेटली को देखते थे, तो एक वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आता है कि यार कि मैंने इसकी तरह बनना है, क्योंकि जो पेस बैटरी पूरी दुनिया में जाने जाते थे, जो कि कैरेक्टर होता है। सर क्या ये बड़े नाम जो उनसे हमारे यूनुस भाई भी आपको पता अटैच थे, कुछ फाइनेंसिस के शायद मामला थे, उसकी वजह से उन्होंने खैराबाद किया अंडर 19 को, लेकिन बड़े नाम सर कुछ ना कुछ इंपैक्ट अंडर 19 पे जरूर डालते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि आपको पता है इसमें मैनेजर तौसीफ है और सभी इज द मोस्ट एक्सपीरियंस कोच, लेवल 4 मास्टर कोच है, तो इस पर भी ज्यादा रिलायंस है। लेकिन अगर कोई टेस्ट क्रिकेटर, बड़ा टेस्ट क्रिकेटर साथ चला जाए तो वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर वो ऐसा मेंटोर सर कह रहा हूँ, लड़कों एज ए मेंटोर जा सकता है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन आप देखें ना कि जब से ये मैनेजमेंट कमेटी आई थी, हमने पहली मीटिंग में ये फैसला किया था कि अंडर 19 के टूर रखे जाएं, पाकिस्तान शाहीन के रखे जाएं और बायलैटरल बेसिस पे रखे जाएं। खैर ये बांग्लादेश का, क्योंकि पहले पाकिस्तान आ चुकी थी तो इसलिए इनका रिटर्न टूर किया गया है। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लड़के, क्योंकि वर्ल्ड कप का ईयर है अगला और वहाँ पे पाकिस्तान अंडर 19 ने खेलना है, तो ये पूरे स्टाफ को वर्ल्ड कप के लिए रखा गया है ताकि वो एक कंटिन्यूटी हो जाए और एक बीच बीच में चेंजेस से फिर ठीक नहीं होगा। अब ये बांग्लादेश का टूर है, इंपॉर्टेंट टूर है और इसमें ये लड़के बड़े लर्न कर सकते हैं। 6 लड़के तो पुराने ही हैं और बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। साहब बेग की क्यादत में अरफान मिनाज, अरफात मिनास वगैरह, ये बड़े अच्छे लड़के हैं। आपके असमंद है फैसलाबाद से और भी बहुत सारे अच्छे लड़के हैं। 17 मेंबर का स्क्वाड है। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक कोचिंग की बात है, दोनों जो कोच हैं आपका सबी अजहर और फिर उमर रशीद, दे आर वेरी एक्सपीरियंस और उन्होंने तो काम बड़े लेवल पे भी किया हुआ है, रीजनल लेवल पे भी किया हुआ है एंड दे आर टेक्निकली वेरी साउंड। अच्छा, मेंटोर रखना भी अच्छी बात है, लेकिन मेंटोर का काम फिर वो चीजें नहीं है जो कि कोच एज ए कोच, प्रोफेशनल कोच आप करते हो और खासतौर पर लेवल 4 के कोच करते हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, फिर यासर अली आपको पता है कि इज अ वेरी एक्सपीरियंस पाकिस्तान टीम और सारी टीमों, मेरा ख्याल है कि लेडी अपना वुमेन टीम के साथ भी अभी किया था, ट्रेनर के तौर पे है। फिर आपको पता है फिजियो हाफिज साहब हैं, हाफिज नईम साहब, ये वन ऑफ द मोस्ट सीनियर है। तो इस स्लॉट को अच्छा रखा गया है, क्योंकि फिर पाकिस्तान शाहीन भी जा रही थी तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी और उनके भी आपको पता है कि 2 4 डे हैं और फिर कोई 5 1 डे हैं उनके। तो ये सर बहुत शुक्रिया सर आपका, आप दोनों का, आप ज्वाइन करे थे पीटीवी, अपना पीटीवी न्यूज को स्पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल फिर हाजिर होंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड को लेकर। तब तक मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज।